अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। हाँ जी, सवाल दिया था एक, मज़ाहिर पाकिस्तान लिमिटेड किया होगा, करना चाहिए था। इसमें जो जो मसले मुझे लगते हैं वो बता देता हूँ। इसके अलावा अगर कोई मसला हो तो पूछ लीजिएगा ग्रुप में। इनकम स्टेटमेंट्स बनानी थी 2004 की, इन मार्जिनल से भी और अब्जॉर्प्शन से भी। सेल्स में कोई मसला नहीं है, सेल्स के यूनिट्स भी दिए हुए हैं और प्राइस भी दिए हुए, स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट नंबर 1 में दिए हुए हैं। पर यूनिट कॉस्ट पे आते हैं। पर यूनिट कॉस्ट में एक तो पिछले साल की, मैं वर्किंग वन बता रहा हूँ, पिछले साल की पर यूनिट कॉस्ट तो दी हुई है। ये सवाल के शुरू में जो टेबल दिया हुआ है ये 2003 की इन्फॉर्मेशन दी हुई है। रॉ मटेरियल पर यूनिट है, एक यूनिट पे 5 किलो लगेंगे, 60 रुपए का एक है, तो वो मैंने मल्टीप्लाई किया तो पर यूनिट 300 रुपए बन गए। हम प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट निकाल रहे हैं ना, प्रोडक्ट की, फिनिश गुड्स के एक यूनिट की पर यूनिट कॉस्ट निकाल रहे हैं। 60 रुपए क्या है, मटेरियल के 1 किलो की कॉस्ट है, तो 60 इंटू 5 करेंगे तो एक यूनिट पे कितने रुपए का मटेरियल लगता है वो आएगा। इसी तरह से लेबर के 4 घंटे लगते हैं और 75 रुपए पर आवर एक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो पर यूनिट 300 बन जाएगा। इसी तरह वेरिएबल ओवरहेड्स के बारे में कहा है कि 15 रुपए पर मशीन आवर और 3 मशीन आवर्स लगते हैं, तो 15 इंटू 3 45 रुपए, ये वेरिएबल ओवरहेड्स आ गए। फिक्स्ड ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स में आपको एक एतराज हो सकता है, हम लोग जब पर यूनिट कॉस्ट निकाल रहे हैं 2003 की, और इसमें मैंने यहाँ पर फिक्स्ड ओवरहेड्स लिखते हैं है? राइस की बुक में, राइस की बुक में 2010-11 है, ये आई कैप वाले में 2003-4 है। जो मैंने सोल्यूशन दिया है वो भी 3-4 के हिसाब से दिया हुआ है, मैंने सोल्यूशन में 4 लिखा हुआ है ना, तो खैर है, वो राइस की बुक में ईयर आगे किए हैं, सवाल वही है, चीज वही है, दिखाना बल्कि। हाँ जी, ये पास पेपर में है ना 10-11 का, तो मैंने सोल्यूशन वो आई कैप के हिसाब से बनाया हुआ था। सवाल यही है, लेकिन मैंने सोल्यूशन के अंदर वो 3-4 लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, चीजें तो वही ना, साल से क्या है। अच्छा जी, इसमें आपको ये एतराज हो सकता है कि जो फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं उनके बारे में कहा हुआ है कि ये मशीन आवर्स की बेसिस पे, यानी फिक्स्ड OAR का जो बेस है वो मशीन आवर है। चलें ठीक है, मान लेते हैं। बजटेड प्रोडक्शन कितनी है 2004 की, 2003 की सॉरी, नहीं बताई तो जो एक्चुअल है वही होगी। 18,000 यूनिट्स 2003 की, यानी पिछले साल की प्रोडक्शन थी। एक के लिए मशीन आवर्स कितने लगते हैं, 3, तो 18,000 इंटू 3 54,000। पिछले साल के फिक्स्ड ओवरहेड्स कितने थे, 6 मिलियन, 6 मिलियन थे, डिवाइडेड बाय 54,000, ट्रिपल 1.11, इसको मैं यहां लिख लूं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, मार्जिनल की कॉस्ट आएगी, फिर साथ ये भी ऐड करेंगे तो एब्जॉर्प्शन की आ जाएगी, तो ऐसे कर लूं, क्यों नहीं। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है 300 रुपए, 300 रुपए, 45 रुपए, ये क्या है, रुपीस पर किलो, 300 रुपए पर किलो है ये कॉलम क्या बन रहा है, रुपीस पर,
प्रोडक्ट के एक यूनिट की कॉस्ट बन रही है। ये 6 मिलियन रुपए हैं, ये 54,000 आर्स हैं, तो 111 क्या आ गया? रुपीस पर आर। तो रुपीस पर आर तो नहीं ना यहां लिख सकता, रुपीस पर यूनिट बनाना है मैंने इसको। अब एक यूनिट को बनाने के लिए कितने मशीन आवर्स लगते हैं? 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, अब ये जो 54,000 है ये बनाया कैसे था? 18,000 इंटू 3 करके। इसका आंसर आएगा रुपीस पर आर इंटू 3, तो रुपीस पर यूनिट आ जाएगा। तो चूंकि ये 3 कैंसिल होके बात यूनिट्स पे ही आ जानी थी और हमने निकालने रुपीस पर यूनिट ही थे, तो इसलिए मैंने सोल्यूशन में पर 18,000 ही कर दिया। वरना अगर आप ऐसे करना चाहें बिल्कुल कर लें। ये जो लिखा हुआ है ना कि फिक्स्ड ओवरहेड जो है वो मशीन आवर्स पे बेस्ड है, ठीक है, आप मशीन आवर पे बेस कर लें, लेकिन जो आंसर निकलेगा वो रुपीस पर यूनिट नहीं, फिर वो रुपीस पर मशीन आवर निकलेगा। हमें रुपीस पर यूनिट चाहिए, हम ये प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट निकाल रहे हैं, हमें पर यूनिट चाहिए, तो इस 111 को पर यूनिट बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वो जो 3 कट जाना था, तो इसलिए मैंने लिख ही 18,000 दिया। ऐसे कर रहे हैं तो कर लें, पहले 54,000 से डिवाइड करके निकालें 111, फिर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। सही है, बिल्कुल सही है। तो ये फिक्स्ड ओवरहेड में मसला होना था, ये बता दिया। अब आते हैं अगले साल जिसका बजट बना रहे हैं, 2011। आई के पैक की बुक है तो 2004, वैसे फास्ट पेपर राइज का है तो 2011। अब वर्किंग में देखिए, इसकी मैंने पर यूनिट कॉस्ट निकाली हुई है। मटेरियल समझाता हूं। मटेरियल पहले एक यूनिट के लिए लगता था 4 किलो, नहीं 5 किलो, और 1 किलो 60 रुपए का था। अब हमसे एक कंसल्टेंट कह रहा है कि मैं आपको अच्छा मटेरियल चुन के ला के दूंगा। जैसे वो कभी आपको अगर अम्मा ने भेजा हो सब्जी फल लाने के लिए, तो चुन के अच्छा दाना निकालना है ना। सब्जी फल लाना कोई आसान काम नहीं है। ये जो फल है ख़ास तौर पे, वो कौन सा फल शक्ल देखनी है, कौन सा फल दबा के देखना है, कौन से फल को ऐसे ठोक बजा के देखना है, कौन से को सूंघ के देखना है, ये किस पे वो धारियाँ देखनी है, ये टेक्निक है फल देखना भी। तो वो जो फल में से चुन के निकालना, ये एक आर्ट है ना। तो हमने जो मटेरियल इस्तेमाल करना था, पहले एक यूनिट पे 5 किलो मटेरियल लगता था, क्योंकि वो बीच में हल्की क्वालिटी वाला भी होता था। हमने एक एक्सपर्ट हायर किया और उसको कहा कि तुम हमें मटेरियल चुन के अच्छा वाला ला के देना। जिस तरह सब्जी फल है ना, चुन के अच्छा लाना है। आपने शायद कभी इस चीज़ का एक्सपीरियंस किया हो, शायद आपके घर में इस तरह का कोई मामला हो कि कोई दुकान से आप फल सब्जी लेते हो या कोई दुकानदार घर पहुंचा देता हो और वो मंडी से अच्छे पीस, अच्छी सब्जी, अच्छा फल का दाना चुन के लाता हो, और चूंकि वो अच्छा चुन के लाता हो तो महंगा बेचता हो। ऐसा होता है ना कि अगर वो देखें, अगर एक सब्जी वाला है, एक फल वाला है, वो कहता है जी सब्जी मंडी से मैं अच्छा दाना चुन के लाता हूं, तो वो यकीनन महंगा बेचेगा। तो हमने एक कंसल्टेंट हायर किया जिसने कहा कि मैं खुद जाऊंगा सप्लायर के पास और अच्छे मटेरियल के यूनिट्स चुन के लाऊंगा, बस मैं आपसे 2 रुपए एक्स्ट्रा लूंगा इस काम के। तो वो हमारी मटेरियल कॉस्ट ही पड़ रही है ना, यानी हमें मटेरियल ही 2 रुपए महंगा पड़ रहा है। तो वो जो उसने ला के देना था, एक तो मटेरियल ने वैसे महंगा हो जाना था, मटेरियल ने महंगा हो जाना था 4%, यानी इस 60 रुपए ने 4% महंगा हो जाना था। यानी एक तो मार्केट से ही किलो इतने का मिलेगा, दूसरा वो हमसे 1 किलो के 2 रुपए ऊपर लेगा। क्यों? क्योंकि अच्छी चीज चुन के लाके दे रहा है। तो अब अगले साल का नया रेट ये पड़ेगा हमें, 60 रुपए वाला वैसे ही महंगा और साथ 2 रुपए पर किलो, तो हमें अगले साल का रेट इतना पड़ेगा। और चूंकि वो अच्छा वाला मटेरियल चुन के ला रहा होगा, तो अब 5 किलो नहीं लगेगा, अब 5 किलो का 0.95 लगेगा। तो अगले साल हमारा 1 यूनिट पे इतने किलो लग रहे होंगे और 1 किलो का ये रेट होगा। तो इनको मल्टीप्लाई कर लें तो ये पर यूनिट मटेरियल कॉस्ट बन जाएगी। ये मैंने वर्किंग 1.1 में किया हुआ, ठीक है। लेबर समझ लें, पहले 1 यूनिट के लिए लेबर कितने आवर्स लगते थे? 4 घंटे। और एक लेबर कितने का होता था? 75। 75 ना। अगले साल अगर लेबर की एफिशिएंसी में कोई फर्क ना पड़ता तो लेबर का रेट
₹75 रहता कि महंगा हो गया जाता? महंगाई तो हो रही है ना, इन्फ्लेशन तो है, तो वो जो ₹75 था वो अब 1 तो हमें 1 यूनिट के लिए कितना लेबर देना पड़ता? कितना? 330। हमें इतना लेबर देना पड़ता, हमें 1 यूनिट के लिए इतने पैसे देने पड़ते। वर्कर 1 यूनिट के लिए 4 घंटे लगाता और हमें इतने पैसे देने पड़ते। लेकिन हमने वर्कर से कहा यार थोड़ा ख्याल करो, तुम मेहनत करो, जल्दी कंप्लीट कर लो, हम तुम्हें इनाम देंगे। अब वो इनाम पे खुश हो जाएगा और टाइम कम लगाएगा, यानी पहले जितना टाइम उसने लगाना था अब उसका वो 15% कम लगाएगा। ये बात सवाल के पॉइंट नंबर 4 में, पॉइंट नंबर 5 से ऊपर वाली लाइन में लिखी हुई है कि हम जो उसको लालच देंगे, मोटिवेट करेंगे बोनस का, तो उससे क्या होगा कि उसका टाइम 15% कम हो जाएगा। यानी अब हमें वो कितनी देर में पैसा ये 1 यूनिट बना देगा? चार घंटे में या इतने में? अब 1 यूनिट इतने में बन जाएगा। जब ये बात नहीं की थी तो हमने 1 यूनिट कितने पैसे देने इसको? अब अगर हमने उसको बोनस की बात कर ली है तो अब वो 1 यूनिट इतने घंटे में बना देगा ना, और पर आवर रेट ये है, तो हमें 1 यूनिट कितने में कॉस्ट करेगा? 280.5। इस वर्कर के इस अच्छा काम करने से हमारी कितनी बचत हो जाएगी? 49.5 बचत हो गई। तो उस वर्कर को इस बचत का 30% इनाम दे देते हैं। तो हमें ये यूनिट इतना तो कॉस्ट करेगा ही, और साथ जो इनाम दे रहे हैं वो भी हमें कॉस्ट ही करेगा, तो हमें 1 यूनिट इतने का कॉस्ट करेगा। ये वर्किंग 1.2 में किया हुआ। दो कि मैंने इस तरह डिफरेंस निकालने की बजाय इसका 15% ले लिया। देखें ये इसका 85% है, ये इसका 85% है। 85 क्यों? क्योंकि 15% टाइम कम हो रहा है। तो ये इसका 85% है, तो बचत कितनी हुई? इसका 15%। तो मैंने पीछे 15% लेके उसका 30% ले लिया। ये जो मैंने डिफरेंस लेके दिखाया है ना, मैंने इसका 15% लिया तो ये आ गया, और इसी पे 30% लगा के तो ये आ गया। तो अब हमें 1 यूनिट इतना कॉस्ट करेगा। इतने पैसे वर्कर को तो वैसे भी देंगे और साथ इतना इनाम दे रहे होंगे, तो ये हमें 1 यूनिट की लेबर कॉस्ट पड़ेगी। ये वर्किंग 1.2। वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट, ये 5% महंगा हो जाएगा, तो सिंपली 45 को 5% महंगा कर दिया, वर्किंग 1। फिक्स्ड ओवरहेड्स नए निकालने पड़ेंगे। अच्छा, ये पिछले 333 को ही क्यों नहीं बढ़ा लिया? क्योंकि कंसल्टेंट की फीस देनी है, फिक्स्ड ओवरहेड्स चेंज हो रहे हैं, प्रोडक्शन चेंज हो रही है, तो इसलिए इसको चेंज करना पड़ा। तो अब हम लोग फिक्स्ड ओवरहेड की वर्किंग करेंगे। पिछले साल टोटल थे 6 मिलियन, वर्किंग 1.3। एक तो वो 8% महंगे होंगे और कंसल्टेंट को 3 लाख रुपए देने हैं, तो अब हमारे फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स्ड इतने हो जाएंगे, और इसको डिवाइड करना है बजटेड प्रोडक्शन से। फिर वही बात, चाहे तो आप आर से कर लें, लेकिन फिर मल्टीप्लाई 3 तो करना ही पड़ेगा, तो इसलिए सीधा प्रोडक्शन से ही डिवाइड कर लेते हैं। तो बजटेड प्रोडक्शन से, और बजटेड प्रोडक्शन वही यूनिट्स वाली वर्किंग करके निकालनी पड़ेगी, तो इससे नई फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट निकल आएगी। ये बन गई प्रोडक्ट कॉस्ट, और अब इसी तरह से इनकम स्टेटमेंट पूरी बन जाएगी। इसके अलावा इनकम स्टेटमेंट में मुझे लगता है कोई मसला नहीं होगा, यही पर यूनिट कॉस्ट ही निकालनी थी, वो मैंने बता दी। इनकम स्टेटमेंट तो बन जाएगी, ठीक है, और तो नहीं मसला इस पर? अच्छा ठीक है, एडमिन सेलिंग में भी शायद किसी को मसला हो। पिछले साल एडमिन सेलिंग थे 10 मिलियन, इनमें से 70% फिक्स्ड थे, तो जो इसमें 70% फिक्स थे 7 मिलियन, चूंकि वो फिक्स थे तो अगले साल भी 7 मिलियन होंगे।
तो इसलिए मार्जिनल कॉस्टिंग में देखिए एडमिन एंड सेलिंग फिक्स्ड में 7 मिलियन आ गए, लेकिन पिछले साल जो 3 मिलियन थे वो वेरिएबल थे। अब अगर वेरिएबल थे तो ये तो चेंज होंगे, तो हम इनका पहले पर यूनिट निकालेंगे। कौन से यूनिट से डिवाइड करके? पिछले साल के यूनिट्स प्रोड्यूस से डिवाइड करके कि यूनिट सोल्ड से डिवाइड करके? यूनिट सोल्ड से। जो आंसर आएगा ये वो है जो कल जो सवाल किया था उसमें गिवन था, ये अब निकालना पड़ा। तो जब यूनिट सोल्ड से डिवाइड करके निकालेंगे तो ये वर्किंग 3 में किया हुआ मैंने। अब ये पिछले साल का पर यूनिट वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस आ गया, तो इसको अगले साल के लिए निकालने के लिए यूनिट सोल्ड से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मार्जिनल में ये वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस आ गए। ठीक है, अच्छा ये मार्जिन एब्जॉर्प्शन का सवाल हो गया, बजटिंग मिक्स वाला काफी है। अब करते हैं, किधर है, अच्छा कल मैंने मार्जिन एब्जॉर्प्शन को बजटिंग के साथ मिक्स करके बताया था, अब मैं प्रोसेस के साथ मिक्स करके बता रहा हूं। अगर ये प्रोसेस कॉस्टिंग के साथ मिक्स हो गया, अच्छा फॉर्मेट जहन में रखिए मार्जिनल एब्जॉर्प्शन वाला ही। इस मार्जिनल एब्जॉर्प्शन वाले सवाल के फॉर्मेट को जहन में रखिए। हम वर्किंग 1 करते हैं पर यूनिट कॉस्ट की, जिसमें मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स और ओवरहेड्स को वेरिएबल अलग और फिक्स्ड अलग तोड़ रहे होते हैं। इस वर्किंग को सामने रखिएगा। फिर इसका इस्तेमाल करके हम कॉस्ट ऑफ सेल्स बनाते हैं। उसके अलावा तो बाकी सेल्स और सेलिंग एक्सपेंसेस ही होते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग होगी तो इस इनकम स्टेटमेंट मैं फिर बता रहा हूँ, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन की इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट जहन में लाएं, बल्कि जहन में क्या लाना, पेज पलट के देख लें। मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन की इनकम स्टेटमेंट की शक्ल देखें और जो वर्किंग्स हम बनाते हैं इनकी शक्ल देखें। देखें प्रोसेस कॉस्टिंग से इनमें कहां फर्क पड़ना चाहिए। चलें इनकम स्टेटमेंट की शक्ल पे आते हैं। इनकम स्टेटमेंट निकालो। प्रोसेस कॉस्टिंग आ गई अगर, तो सेल्स पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। कॉस्ट ऑफ सेल्स में हमें ओपनिंग, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, क्लोजिंग, इनके लिए चाहिए पर यूनिट कॉस्ट ना, तो पर यूनिट कॉस्ट की वर्किंग पे आते हैं। पर यूनिट कॉस्ट की वर्किंग पे आ जाए। अब बताइए प्रोसेस कॉस्टिंग अगर आ गई तो इस वर्किंग में क्या मुश्किलें हो सकती हैं? पर यूनिट कॉस्ट निकाल ली है ना, तो प्रोसेस कॉस्टिंग में पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकाला करते थे? पहले क्वांटिटी स्केड्यूल बनाते थे, फिर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाते थे, फिर कॉस्ट पर यूनिट निकालते थे। ये वो निकलेगी, ये वहां से आएगी। तो इस सवाल में एक फर्क तो ये आएगा कि जो कॉस्ट पर यूनिट हम यहां कर रहे हैं, इसके लिए फिगर्स बनाएंगे हम ऐसे ही, लेकिन ये फिगर्स कैसे निकलेंगी जो हम प्रोसेस कॉस्टिंग में पर यूनिट कॉस्ट निकाला करते थे। बस इसमें ख्याल ये करना पड़ेगा कि तब हम लोग मटेरियल और कन्वर्जन करते थे बस। अब हम मटेरियल अलग, डायरेक्ट लेबर अलग, ईपी हमने निकाल लिया। ईपी तो वैसे ही निकालेंगे, 5,4200 ऐसी खुद बनाया। ईपी तो ऐसे ही निकलेगा। अब रही बात पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है, तो पहले हम लोग पर यूनिट कॉस्ट भी ये दो ही निकाल रहे होते थे ना। मटेरियल की कॉस्ट को 5000 से डिवाइड, कन्वर्जन की कॉस्ट को 4200 से डिवाइड, ऐसे कर रहे होते थे। अब मटेरियल पर यूनिट तो ऐसे ही निकलेगा। कन्वर्जन पर यूनिट की बजाय डायरेक्ट लेबर डिवाइडेड बाय 4200, वेरिएबल ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय 4200, फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय 4200, ताकि हमें ये तीनों अलग अलग मिल जाए। नहीं समझ आई? हम प्रोसेस कॉस्टिंग में क्वांटिटी स्केड्यूल बनाते थे, यहां भी बनाएंगे। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाते थे, यहां भी बनाएंगे। और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन ये दो कॉलम ही बनाएंगे। एक बार डिनोमिनेटर मिल गया, लेकिन जब पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे तो वो वही 4 निकालेंगे।
डायरेक्ट मटेरियल अलग, डायरेक्ट लेबर अलग, वेरिएबल ओवरहेड्स अलग और फिक्स्ड ओवरहेड्स अलग। डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट के लिए डिनोमिनेटर ये लेंगे, डायरेक्ट लेबर के लिए भी डिनोमिनेटर 4200, वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट के लिए भी डिनोमिनेटर ये, फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट के लिए भी डिनोमिनेटर ये। तो प्रोसेस कॉस्टिंग अगर मिक्स हो गई मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के सवाल में तो बस कॉस्ट पर यूनिट पे फर्क पड़ेगा, ठीक है, बाकी इसके अलावा कोई फर्क नहीं होगा। अगर इसमें मार्जिनल एब्जॉर्प्शन में प्रोसेस कॉस्टिंग मिक्स हो गई तो जो आप पर यूनिट कॉस्ट की वर्किंग करते हैं, इस पर यूनिट कॉस्ट की वर्किंग के लिए डिनोमिनेटर ये प्रोसेस कॉस्टिंग की तरह मिलेगा, क्वांटिटी स्केड्यूल बना के, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बना के, उसके बाद जो डिनोमिनेटर आएगा इससे पर यूनिट कॉस्ट वाली वर्किंग होगी। ये लिख लें बात। ठीक है, लिख लिए बात। अच्छा, एक और बात, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कल तक सवालों में हम कैसे निकाल रहे थे? यूनिट्स प्रोड्यूस्ड को पर यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इससे अफजल तरीका ये है, प्रोसेस कॉस्टिंग में कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ये मैंने आपको बजटिंग में बताया हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, मैंने आपको बताया हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, FOH, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस,
क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, ये याद है, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ऐसे, वो जो यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू पर यूनिट कॉस्ट निकालना है ना, उससे अफजल तरीका ये है कि आप ऐसे करें। अच्छा, ये नहीं करना, एक और काम बताता हूँ। स्टेटमेंट ऑफ एवेल्यूएशन याद है, उसमें हम कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स निकालते हैं, वो क्या होती है? वो यही तो होती है, ठीक है। वो देखिए, हम स्टेटमेंट ऑफ एवेल्यूएशन में कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स निकालते हैं, तो वो यही तो होती है। ऐसे नहीं करना, ना करें। स्टेटमेंट ऑफ एवेल्यूएशन वाली कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स अगर आपको याद हो, अगर वेटेड एवरेज है तो यूनिट्स इनटू पर यूनिट कॉस्ट, और अगर FIFO होता था तो इसके दो टुकड़े आते थे, ओपनिंग अलग होता था और स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड अलग होता था। स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड के यूनिट्स इनटू पर यूनिट कॉस्ट होती थी, यहां पर BD होता था और वो जो मजीद खर्चे लगे होते थे वो होता था, याद है कुछ जरा जरा सा? तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ही है। अब इस बात को समेटता हूं। मार्जिन एब्जॉर्प्शन का सवाल, मार्जिन एब्जॉर्प्शन का सवाल अगर प्रोसेस कॉस्टिंग के साथ मिक्स हो गया तो क्या फर्क पड़ेगा? एक फर्क, जो हम पर यूनिट कॉस्ट निकालते थे, पर यूनिट कॉस्ट, वो पर यूनिट कॉस्ट अब पहले ईपी बनाएंगे, उससे डिनोमिनेटर निकलेगा, उससे पर यूनिट कॉस्ट निकलेगी। एक बात तो मैंने ये की थी जो आपने इतनी देर में लिख भी ली होगी। दूसरा फर्क ये पड़ेगा कि अब जो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड पैसे पहले कैसे निकालते थे, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, कल तक यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू पर यूनिट कॉस्ट, अब ऐसे ना निकालें। इससे अफजल तरीका ये, प्रेफर्ड ये, वो भी चल जाएगा लेकिन प्रेफर्ड ये प्रेफर्ड तरीका। तो प्रोसेस कॉस्टिंग मिक्स हो गई, अगर प्रोसेस कॉस्टिंग मिक्स हो गई तो क्या फर्क आएगा सवाल में? एक तो जो प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं उसमें पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकलेगी, जिस तरह प्रोसेस कॉस्टिंग में निकालते थे ईपी बना के। और दूसरा फर्क क्या आएगा, वो जो इनकम स्टेटमेंट के फेस पे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड लिखते हैं, तो वो वहां ब्रैकेट में करने की बजाय वर्किंग में ऐसे निकालना। चाहे ऐसे कर लेना ये भी सही है, चाहे ऐसे कर लेना ये भी सही है। अच्छा, इसके लिए आपको सवाल दे रहा हूं, होमवर्क। प्रोसेस कॉस्टिंग बहुत की, अब आप नहीं करना है, मैं बोर्ड पे नहीं करा रहा, इसके लिए होमवर्क दे रहा हूं। अच्छा, इसका जो होमवर्क है ना, ये है ऑटम 19 अटेम्प्ट का, और ऑटम 19 अटेम्प्ट ना पैक की बुक में है ना राइस की बुक में है। जो पैक की बुक में अगर एंड पे है भी, जो किसी ने एक दफ़ा वो क्वेश्चन वो अमेरिकन वाला शेयर भी किया था, तो उसमें मसला ये था कि एक लाइन प्रिंटिंग से मिस हुई थी। अगर आपको याद हो कि डायरेक्ट लेबर के रेट ही नहीं दिए हुए थे कि जी सर लेबर का रेट किधर है, तो वो लाइन गायब थी उसमें से, तो उसमें हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो। तो जो ऑटम 19 अटेम्प्ट है, ये क्वेश्चन नंबर 3, ये वैसे पूरी अटेम्प्ट मेरा ख्याल है किसी ने शेयर की हुई है ग्रुप में, नहीं भी की हुई है तो अब कर लेना। ऑटम 19 ये ना पैक की बुक में है ऑटम 19 और ना राइस की बुक में है। तो ऑटम 19 अटेम्प्ट, ऑटम 19 अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क है आपका। ऑटम 19 अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क है, और जो आईकैप का सॉल्यूशन है वो सही है, लेकिन मैंने आपको जिस पैटर्न से वर्किंग सिखाई हुई हैं, मैं वैसे करके, क्योंकि मैंने आपको सिखाई हुई है ना वर्किंग्स, तो जिस पैटर्न से मैंने आपको वर्किंग सिखाई हुई हैं उस पैटर्न से मैं आपको सॉल्यूशन करके दे रहा हूं। ऑटम 19 क्वेश्चन नंबर 3 ये होमवर्क है। आईकैप का सॉल्यूशन सही है, कोई मसला नहीं है, लेकिन जिस फॉर्मेट से मैंने आपको काम सिखाया हुआ है उसी फॉर्मेट से मैं आपको ये वर्किंग्स कर देता हूं।
ठीक है जी। चलो मैंने कर दिया इसमें सेव। ये मुझसे ना अभी क्लास के बाद अपलोड करवा लेना, ठीक है? ये होमवर्क है। चले, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन बस बहुत है। अच्छा, इसको तोड़ लेता हूँ। वो अगला चैप्टर है ना फिर, ठीक है? ये 50A कर दिया मैंने। ये मैं मार्जिनल एब्जॉर्प्शन वाले टैब में डाल देता हूँ और अब अगला चैप्टर शुरू कराने लगा हूँ। ये फिर मैं अगले चैप्टर के टैब में डाल दूंगा। चलें, ये बस यही है। अल्लाह हाफिज़।